हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में कुछ एक दो सवाल है थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर जिसके बारे में चर्चा होगी एंड देन आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि आपके पास एक सॉलिड ए बी है विच कैन बी डिजोल्व इन वाटर बाय कंपीटिंग टू पाथवेज। एक पाथवे जो है वो मॉलिक्यूलर वाला है, दूसरा जो है वो आयनिक वाला है। यहाँ से अगर आप देख पाएंगे देन इसका जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा के बिहाफ पे जो सवाल पूछा गया है वो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। बट इसके अंदर जो ट्रैप है, क्या वो ट्रैप को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो इसके अंदर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ से भी एक डायमेंशंस खुल जाता है क्वेश्चंस बनाने का एग्ज़ाम के अंदर। अगर आप फर्स्ट पाथवे को देखोगे देन डेल्टा एच 18 किलो कैलोरी एंड डेल्टा एस 1 बेसिकली स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है 60 एंड ए बी सॉलिड विल बी लाइक ए प्लस एक्वस एंड बी माइनस। वो डेल्टा एच जो है वो -22 है और डेल्टा एस जो है वो -40 है। आई थिंक यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये जो डेल्टा एच नॉट है या फिर जो डेल्टा एस नॉट है ये हो रहा है 300 केल्विन पे ही। ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है वो निकालना है कि कौन सा फॉर्म प्रीडोमिनेट करेगा, है ना। बहुत सारे बच्चे जो है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे विल डू इज कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट कर देंगे एंड वहाँ से वो आइडिया लगा लेंगे कि किसका डेल्टा जी नॉट जो है वो ज़्यादा निगेटिव है। ठीक है। एंड उनको पता रहता है, सिखाया जाता है कि डेल्टा जी नॉट, बेसिकली डेल्टा जी नॉट नहीं, डेल्टा जी जो है वो अगर निगेटिव है देन वो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड को जाएगा। बट यहाँ पे यू विल हैव डेल्टा जी नॉट विच विल कम, नॉट डेल्टा जी। एंड एनीवेज अगर आप रिएक्शन को देखेंगे देन ये इक्विलिब्रियम पे है, यहाँ पे आप डेल्टा जी को इक्वल टू 0 ही लिखेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि अगर डेल्टा जी 0 हो गया देन आपको ये वाली इक्वेशन की याद जरूर से आनी चाहिए। डेल्टा जी नॉट, सॉरी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्योंकि यहाँ से जो है वो आप पता करने की कोशिश कर रहे हो कि कौन सा फॉर्म प्रीडोमिनेट होगा। अगर मैं मान के चलूँ कि पहला वाला फॉर्म प्रीडोमिनेट होगा, इसका मतलब क्या है कि पहला वाला रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। विच मीन्स व्हाट, अगर डेल्टा जी ऑलरेडी 0 है देन यहाँ से आप डेल्टा जी नॉट के ऊपर कमेंट कर सकते हो कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। एंड अगर ये वाला चीज़ को मैं इधर लिख दूँ माइनस, यानी यहाँ प्लस कर दूँ, मतलब डेल्टा जी जितना निगेटिव, ठीक है, विच मीन्स व्हाट के हैज़ टू बी मोर देन 1 एंड इफ डेल्टा जी नॉट इज पॉजिटिव मतलब के क्या है, लेस देन 1। तो यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी एसोसिएट करेगा। दरअसल है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही, बट वहाँ पे बच्चे लोगों का ध्यान नहीं जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, जल्दी जल्दी में आप आंसर तो ला देंगे लेकिन ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला जो फंडा है ये आपके दिमाग में चिपका हुआ रहना चाहिए। नाउ जो दूसरी बात है इस विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट्स, बार बार बोला जाता है आपको यूनिट का भी ध्यान रखना है। यहाँ बहुत साइलेंटली एक यूनिट जो है वो किलो कैलोरी में है, दूसरा यूनिट जो है वो कैलोरी में है। अगर इन सारी बातों का अगर ध्यान रखेंगे देन आपको बहुत फ़ायदा होगा एंड जो बेसिक एरर्स है एंड ऑल वो आपसे नहीं होगा। एंड बाय फॉलोइंग दैट यू विल बी फाइंडिंग, अगर मैं पहले वाले का बोलूँ कि इफ इट इज़ डेल्टा जी नॉट 1 देन वो 0 निकल कर आएगा। एंड दूसरे वाले पाथ पे अगर मैं इसको बोलूँ डेल्टा जी नॉट 2 तो वो आपका -10 किलो कैलोरी निकल कर आएगा एट ऑफ कोर्स 300। अगर 300 के ऊपर आपका डेल्टा जी नॉट 2 जो है वो ज़्यादा निगेटिव है विच मीन्स आयनिक वाला पाथ जो है वो ज़्यादा फेवर्ड होगा। ठीक है। पहले वाले का आंसर होगा आयनिक। नाउ इसका दूसरा सवाल है, फाइंड द टेम्परेचर एट विच बोथ द पाथवेज आर इक्वली फेवरेबल। द मोमेंट व्हेन यू आर गेटिंग क्वेश्चंस लाइक दैट, इक्वली फेवरेबल होने को मांगता है, किस टेम्परेचर पे वो इक्वली फेवरेबल होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोनों रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम है। ठीक है। अगर दोनों रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम है, अगर मैं पहले वाले का K1 बोल दूं और दूसरे वाले का K2, इसका मतलब क्या है कि जो अभी मैंने ऊपर बोला कि माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू आर टी एल एन के, अगर ये K1 इज इक्वल टू K2 है मतलब क्या हो गया, डेल्टा जी नॉट 1 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 2। एंड अगर डेल्टा जी नॉट 1 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 2 है मतलब इवेंचुअली आप लिख क्या रहे हो, डेल्टा जी नॉट, सॉरी, डेल्टा एच नॉट 1 माइनस टी डेल्टा एस नॉट 1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट 2 माइनस टी डेल्टा एस नॉट 2। एंड यही तो आपको टेम्परेचर निकालना है, राइट। एंड जब आप सॉल्व करोगे ना ब्रो, देन यू विल बी फाइंडिंग दिस टेम्परेचर टू बी कमिंग आउट एज 400 केल्विन।
एंड इस टेम्परेचर को दरअसल हम लोग बोलते हैं क्रॉस ओवर टेम्परेचर। एक्चुअली अगर आपका जो टेम्परेचर है अगर वो 400 से कम हो गया ना, देन वहाँ पे स्ट्रेट अवे आप डेल्टा जी से आंसर कर देना। जिसका डेल्टा जी ज़्यादा निगेटिव वो जो है वो ज़्यादा फेवर्ड होगा। एंड टेम्परेचर अगर 400 से ज़्यादा है देन उस केस में भी डेल्टा जी से आंसर करेंगे, बट डेल्टा जी एज सच निकालने की कोई ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी नहीं। आप स्ट्रेट अवे डेल्टा एस नॉट से आंसर कर देना, क्योंकि इफ़ यू विल बी फाइंडिंग टेम्परेचर टू बी लाइक मोर देन 400 केल्विन मीन्स व्हाट, हायर टेम्परेचर पे माइनस टी डेल्टा एस वाला टर्म डोमिनेट होगा, ये वाला टर्म डोमिनेट होगा। एंड अगर ये वाला टर्म डोमिनेट होगा देन पहले वाले क्वेश्चन के अंदर आपका जो है वो डेल्टा एस पॉजिटिव था। अगर आपका डेल्टा एस पॉजिटिव है मतलब माइनस टी, एंड एंड यहाँ पे ये पॉजिटिव है मॉलिकुलर फॉर्म में। एनाइनिक फॉर्म में माइनस टी डेल्टा एस, आपका जो डेल्टा एस था वो क्या था, निगेटिव था। तो निगेटिव निगेटिव विल मेक इट पॉजिटिव, राइट, है ना। सो पहले वाले केस में डेल्टा जी जो है वो निगेटिव होगा, निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। एंड दूसरे वाले केस में डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। बिकॉज अपने को टेम्परेचर पता नहीं है इसलिए हम मैक्सिमम केस इनफाइनाइट को ले रखे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल था। इन सारी बातों का आप ध्यान रखिएगा। ये मेनली जो के वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। Now, second question is from ionic equilibrium. You have got glycine. एंड मेरे पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी ग्लाइसिन इकलौता अमीनो एसिड्स है जिसके अंदर कोई कायरल सेंटर नहीं होता है। एंड वो ग्लाइसिन अभी आपके पास 0.02 है, मोलर है, एंड विच इज़ हैपनिंग एट 25 डिग्री सेल्सियस। जो वैल्यूज़ दे रखा है वो पी के ए का दे रखा है एंड पी के ए टू का। सो पी के ए में आपको बोल रहा है कि सी ओ एच वाला हाइड्रोजन आपको हटाना होगा, लाइक दैट। and pK2 मतलब NH3 plus वाला. So the moment when it is talked about pK1 and pK2 means what? It means only one thing, like कि यहाँ पे आपके पास दो प्रोटॉन हटाया जा रहा होगा। सो अगर मैं ग्लाइसिन की बात करूँ देन यू विल हैव NH2 CH2 एंड देन COH। सो यहाँ से अगर दो हाइड्रोजन हटाने की बात हो रही है देन सॉल्यूशन के अंदर ग्लाइसिन के तीन फॉर्म्स हो रहे होंगे। ठीक है, एंड डेफिनेटली जो पहला फॉर्म मेरे को लेके चलना होगा वो एज अ कैटायन लेके चलना होगा, एंड दैट कैटायन हैज़ टू बी CH2 NH3 प्लस एंड देन COH। जो दूसरा फॉर्म होगा वो अब आप समझो कि पानी के अंदर COH से एक प्रोटॉन निकल जाएगा, एंड अगर एक प्रोटॉन निकल जाएगा देन यू विल बी हैविंग CH2 NH3 प्लस एंड देन यू विल हैव COO माइनस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका ग्लाइसिन है बेसिकली ये एक एमिनो एसिड है। ठीक है, ये अमीनो एसिड इस सिनेरियो के अंदर न्यूट्रल फॉर्म में है। ठीक है, एंड इसको हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन। मतलब यहाँ पे अगर मैं नेट चार्ज की बात करूँ देन नेट चार्ज कितना है, अभी जीरो है। एज वेल एज अगर मैं सेम अमीनो एसिड के इस फॉर्म की बात करूँ देन यहाँ पे नेट चार्ज जो है वो कितना है, +1 का है। बेसिकली मैं इसको कैटायनिक फॉर्म बोल सकता हूँ। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास सवाल भी पूछा है कि परसेंटेज कैटायनिक कितना है एंड परसेंटेज एनायनिक कितना है। नाउ ये तो बात हुई फर्स्ट केस की जहाँ पे एक प्रोटॉन निकाला जा रहा है ना। सेकंड केस क्या होगा कि इस ज्विटर आयन यहाँ से भी यू विल बी फाइंडिंग दैट कि एक प्रोटॉन हटाएंगे एंड वो ये नाइट्रोजन वाला H होगा, राइट। सो यहाँ से अगर आप करोगे यू विल बी फाइंडिंग CH2 NH2 एंड देन यू विल हैव COO माइनस। एंड ये भी एमिनो एसिड है जो कि बेसिकली यहाँ पे नेट चार्ज की अगर मैं बात करूँ देन वो -1 है एंड दैट विल बी कॉल्ड एज एनायनिक। आप अगर तमीज से देखोगे देन ग्लाइसिन के ये तीनों फॉर्म होंगे, एक कैटायनिक फॉर्म, दूसरा नेट चार्ज विच इज इक्वल टू जीरो विच इज कॉल्ड एज ज्विटर आयन, एंड थर्ड वन इज एनायनिक फॉर्म। नाउ अगर मैं आगे बढ़ूं एंड बातें करूं विथ रिस्पेक्ट टू ज्विटर आयन देन आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको एक एम्फीप्रोटिक स्पीशीज भी बताया जाता है जो पानी को H+ दे या फिर पानी से H+ ले। तो ये क्लासिक केस यहाँ बैठ के निकल रहा है एम्फीप्रोटिक का। ठीक है, एंड अगर आप एम्फीप्रोटिक के पीएच निकालने के लिए जाओगे देन इट इज इक्वल टू pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाय 2, प्रोवाइडेड आप बीच वाला ले रहे हो उससे पहले वाला pK1 उसके बाद वाला pK2 है। तो सो यहाँ पे साफ साफ दे रखा है pKa1 which was 2.34 this one and pK2 which would be this one that is 9.60। so straight away यहाँ से आप pH जब निकालने के लिए जाओगे then you will be finding it to be like 5.97। अब यूज़ क्या कर रहे हो, सेम चीज़ pKa1 प्लस pKa2 बाय 2।
है ना। एंड द मोमेंट व्हेन यू आर डूइंग इट लाइक दिस, ये 5.97 आ गया। अगर आपका ये वाला फॉर्म होता, देन इट वाज लाइक समवेयर इट इज लाइक 2.34 pKa था। ये वाले फॉर्म में यू हैव गॉट 9.6। बेसिकली ये जो pH है ये ज्विटर आयोन का है, विच इज कॉल्ड एज PI ऑल्सो, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। सो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट भी आपको सिखाया जाता है कि उस पॉइंट पे एमिनो एसिड्स के ऊपर नेट चार्ज कितना होता है, जीरो। उस समय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन ऑल्सो। एंड यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं कि आपका pH 5.97 है। एंड आप, अगर मैं फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करूं, देन यू कैन इजीली सी दैट कि विथ रिस्पेक्ट टू कैटायनिक फॉर्म pH जो है वो आपका pK1 से बहुत ज़्यादा है। एंड अगर pH जो है वो आपका pK1 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो फर्स्ट प्रोटॉन निकला है बेसिकली COH वाला, वो मोस्टली निकल चुका होगा। एंड अगर वो मोस्टली निकल चुका होगा मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन कितना होगा, बहुत कम। सिमिलरली आप दूसरे वाले का कंपैरिजन करेंगे, देन यू विल बी फाइंडिंग दैट कि pH जो है वो लेस देन है pKa2 से, विच मीन्स व्हाट, विच मीन्स ये वाला फॉर्म बहुत कम ही बना होगा, है ना। मतलब इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि NH3 प्लस वाला जो सेगमेंट है ये वाला, ये अभी प्रोटॉन लूज नहीं करेगा। अगर ये अभी प्रोटॉन लूज नहीं करेगा मतलब एनायन भी बहुत कम बनेगा, राइट। तो नेट अभी जो है वो ज्यूटरायन के फॉर्म में होगा। नाउ when it comes to calculation of percentage ionic and percentage cationic, then जब आप फॉर्मूला डिराइव करोगे pH is equal to pK1 plus pK2 by 2, then वहीं पे you will be finding that कि cationic form and anionic form का expression क्या होगा, which means अगर मैं ये वाला टर्म उठा के डिराइव करने की कोशिश करता हूँ, then what I should write, जो पहला इक्वेशन है उससे I can write Ka1 is equal to concentration of, you can easily find that कि अभी यहाँ पे आपके पास ज्विटर आयन है and there was H plus, so I can write it as concentration of ज्विटर आयन into concentration of H plus divided by concentration of cation, है ना। एंड यहाँ से जब मैं इसको सिस्टमेटिकली अरेंज करूँगा, देन आई विल बी गेटिंग इट एज pH is equal to pKa1 plus log of concentration of ज्विटर आयन by concentration of cation। एंड यहाँ से यू नो दैट कि अभी आपके पास pH कितना है एंड pK1 कितना है। सो अकॉर्डिंगली यू विल बी फाइंडिंग दैट कि कैटायनिक परसेंटेज कितना है। एंड ट्रस्ट में जितना कैटायनिक परसेंटेज होगा उतना ही एनायनिक होगा, बिकॉज हम किस पॉइंट पे बातें कर रहे हैं, वी आर एट 5.97 एंड डेफिनेशन यही बोलता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन, सॉरी कैटायन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन वुड बी सेम। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप दूसरे वाले फॉर्म से आप लिख सकते हो Ka2 इज इक्वल टू, सेम फॉर्मेट में आप चिपका देना, ठीक है। वहाँ यहाँ पे आपका थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा एंड व्हेन यू विल बी डूइंग पक्का कैलकुलेशन, एग्जैक्ट कैलकुलेशन, देन ये 0.025 नहीं आता है, इट कम्स आउट एज 0.023%, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास तो कैलकुलेशन है, परसेंटेज कैटायन जो है, परसेंटेज कैटायन मत करो, ऐसे करो फ्रैक्शन ऑफ कैटायन। फ्रैक्शन ऑफ कैटायन कितना निकल कर आ जाएगा, इट विल बी 2.3 इंटू 10⁻⁴। नाउ उसी तरीके से आप परसेंटेज एनायन भी निकाल लेना, वो तो सेम ही होगा, है ना। अब ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ज्विटर आयन इज 0.01999। तो भाई आप मेरे को एक बात बताओ, विच इज नॉन ज्विटर आयन, विच इज कैटायनिक एंड एनायनिक, है ना। एंड आपके पास ग्लाइसिन था कितना, 0.02, तो 0.02 और फ्रैक्शन आपका कैटायन का कितना है 2.3 इंटू 10⁻⁴। एनायन का कितना है, सेम। सो अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि टोटल नॉन ज्विटर आयोनिक आयन, ठीक है, वो कितने हैं, देन आंसर वुड बी लाइक 0.02 इंटू 2.3 इंटू 10⁻⁴ इंटू 2। ये कैटायन वाला मैंने लिख दिया और उसी का डबल मैंने ले लिया। सो यहाँ से यू विल बी गेटिंग दैट कि वो नंबर जो है वो आएगा 9.2 इंटू 10⁻�6। एंड इफ दिस इज टोटल नॉन ज्यूटरिक आयनिक अमाउंट, देन ज्विटर आयन वाला कितना होगा, इट विल बी लाइक 0.02 माइनस 9.2 इंटू 10⁻�6। इसको आप सॉल्व कर लेना, यू विल बी गेटिंग इट एज 0.019 मोलर, विच मीन्स ऑप्शन डी जो है वो क्या है,
करेक्ट है। सो ये बहुत अच्छा सवाल था जहाँ पे एमिनो एसिड्स को एसोसिएट किया गया है आयनिक इक्विलिब्रियम से। नाउ कम्स द थर्ड पार्ट विच इज मैट्रिक्स मैच। सो मैट्रिक्स मैच में आपके पास 4 सिनेरियोज दिए हुए हैं, ठीक है। ट्रस्ट मी, ये जब आप देखने के लिए जाओगे देन तीन शुरू के 3 जो है वो बहुत आसान है, चौथा वाला जो है वो थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ वन ओनली। And question says you have to calculate pH at which amphoteric ZnOH whole twice just start dissolving in excess of OH minus, forming ZnOH whole 4 minus 2. So अगर मैं equation लिखने जाऊँ associated with this statement, then वो होगा ZnOH whole twice plus OH minus giving ZnOH whole 4 minus 2. Of course यहाँ twice OH minus होगा. Now अब ये आपके पास एक इक्वेशन है. अब ना इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या लिखूंगा, इट विल बी लाइक के एस पी इंटू बीटा 4, ठीक है। दरअसल बीटा 4 क्या है, याद है कोऑर्डिनेशन में आपको सिखाया जाता है, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, एंड इट विल बी लाइक, अगर मैं वैल्यूज की बात करूं देन यहाँ पे इसके लिए आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि आप ये ऐसे लिख कैसे दिए, ठीक है। तो दरअसल मैं और पहले जाता हूँ. इफ़ यू हैव जेड एन ओ एच होल ट्वाइस देन यू कैन राइट इट एज लाइक जेड एन प्लस 2 प्लस ट्वाइस ओ एच माइनस. ना अब ये जेड एन प्लस 2 जो है वो बारी बारी से कंबाइन होगा विथ ओ एच माइनस, एंड इवेंचुअली जेड एन प्लस 2 will combine with 4OH minus to give ZnOH whole 4 minus 2. एंड यहाँ से Zn plus 2 उड़ जाएगा, and when you will combine it then you will find ZnOH whole twice plus ये कट जाएगा, it will be like twice OH minus giving you this thing. and इसके लिए आप क्या लिखोगे, KSP 10 to the power minus 17, and यही क्या था, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट वाला पार्ट था. एक एक करके जो है वो 4 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएंगे जिनकी वैल्यूज ऑलरेडी आपको बीटा 4 करके दे रखी है. सो आई बिलीव ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा. अब नाउ सवाल बोलता क्या है कि यू हैव एक्सेस ऑफ OH माइनस forming ZnOH whole 4 minus 2. You need to calculate pH at which amphoteric ZnOH whole twice will be doing all those stuffs. Which means अगर मैं इस रिएक्शन के अगेंस्ट लिखूँ 10 to the power minus 2 will be like you will be having that complex जिसका amount होगा, and you will have OH minus the whole square. Anyways, ZnOH whole twice is what? So solid, so will not be taking that. यहाँ से चीज़ें आपको बहुत easily दिख रही है कि कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया हुआ है. इनफैक्ट आप कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे, इट विल बी रियली टफ. अब वैल्यूज तो दिया भी नहीं हुआ है, ठीक है. तो उसके हिसाब से एक ऑप्टिमाइज केस निकाल कर चलते हैं हम कि यहाँ पे बोल रहा है साफ साफ कि इट जस्ट स्टार्ट्स डिजॉल्विंग, के टाइम पे आपको पीएच निकालना, मतलब कॉम्प्लेक्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो बहुत कम होगा, इट विल बी वेरी वेरी लेस, है ना. सो अगर इसको मैं लिखने जाऊँ OH माइनस 2 द होल स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स की अमाउंट बहुत कम है भाई, बहुत कम है, और नीचे 10 टू द पावर माइनस 2 आएगा जिसको मैं लिख दूंगा 10 टू द पावर 2. सो यहाँ से अगर मैं माइनस 2 ले रहा हूँ, निगेटिव लॉग इज लाइक दोनों तरफ अगर मैं लॉग ले रहा हूँ देन इट विल बी लाइक 2, और ये मैं मान के चल रहा हूँ बहुत कम है, ठीक है. सो यहाँ से यहाँ ये कट जाएगा और इट विल बी लाइक POH, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 1 आ रहा है. ये वाला फैक्टर आपको तो पता है ये दिया नहीं हुआ है, विच मीन्स अगर POH 1 आ रहा है ब्रो देन pH कितना होगा, pH वुड बी 13. तो अगर मैं मैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाने जाऊँ देन इसका मैं राइट आंसर मार्क क्या करूँगा 12. बट हाँ, ये टेक्निकली अभी सही नहीं है बिकॉज वो कॉम्प्लेक्स का अमाउंट कितना है मेरे पास वो नहीं दिया हुआ है. सो वो अगर नहीं दिया हुआ है देन जो है वो ऑप्टिमाइज्ड अगर मुझे लिखना होगा एंड ऑल बेस्ड ऑन दिस मैट्रिक्स में, जो कि मतलब सही नहीं है, ठीक है. वो मैं क्या लिखूँगा 12. नाउ उसके बाद ये सारे बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए. You have amphoteric ALOH whole thrice which dissolves completely as Al plus 3. So अगर मैं dissolution की बात करूँ ALOH whole thrice की, ठीक है, then first of all it will be furnishing it as like Al plus 3 and 3OH minus. So अगर ये 0.01 है ना ब्रो
देन एल्यूमिनियम प्लस 3 भी 10⁻⁻² होगा, बिकॉज ये वाला पूरा चीज इज व्हाट इट इज बीन टोल्ड दैट कि वो कंप्लीटली Al+3 है ना। एंड KsPAlOH होल थ्राइस का दे रखा है, तो वहां से आप लिखोगे 10⁻33 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 जो कि 10⁻² आया है इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस द होल क्यूब। यहाँ से आप सॉल्व कर लेना, आई थिंक ये 10⁻31 आएगा, इधर OH माइनस द होल क्यूब। So I think over here you will be getting POH, and वो POH जो है वो आपका आएगा 10.33, and अगर POH 10.33 है ब्रो, देन pH कितना हो जाएगा 3.67। एज सच कोई तो है नहीं, बट आप समझ रहे हैं मेरी फीलिंग्स को। You have to mark the closest answer which is like 3 only. Now you have a buffer NH3 and NH4Cl, basically aqueous NH3। तो यहाँ से आप सिंपली हेंडरसन इक्वेशन यूज कर लेना, यू हैव गॉट अ बेसिक बफर। तो यहाँ से POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस कर लेना, एंड POH यहाँ से आपका निकल कर आएगा 4, एंड अगर POH 4 है तो pH निकल कर आएगा 10। एनीवेज 10 तो कोई ऑप्शन में नहीं है, सो मार्क द क्लोजेस्ट वन। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे टेक्निकली 3 की जगह अगर मैं 3.77 दे देता, सॉरी 67 दे देता, तो इतना मेरे को नहीं बोलना पड़ता। 9 के जगह एक ऑप्शन में 10 दे देता तो बोलना नहीं पड़ता। तो ये अभी प्रिंटिंग की पार्ट है, प्रोसेस में चल रहा है। नाउ सोडियम सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, सो एनानिक पार्ट की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, एंड वहां से यू विल बी गेटिंग pH टू बी लाइक 9, है ना। तो यही था आज का वीडियो, ठीक है। आई बिलीव आपको अच्छा लगा बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस दैट आई हैव टेकन व्हिच इज डायरेक्टली फ्रॉम माय बुक। पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे अगली वीडियो में विद सम डिफरेंट टॉपिक्स एंड विद सम डिफरेंट आइडियाज आल्सो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।